नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अंकित त्यागी। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। आज की दो बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आज बीजेपी जो है वो ये मान रही है कि 44वें स्थापना दिवस हैट्रिक की हुंकार लगाते हुए 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की जो राह है वो काफी आसान होने वाली है। उस पर प्रधानमंत्री ने जो आज प्रमुख बातें कही और उसका 2024 की राह से जोड़कर देखेंगे कि क्या बीजेपी के लिए आसानियां हैं और क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं 2024 में। साथ ही साथ फिर बात करेंगे भीलवाड़ा राजस्थान के एक स्टेशनरी, एक आम आदमी की, मतलब प्रधान सेवक से लेकर सीधे आम आदमी तक आपको इस आज दिखाएंगे बड़ी खबर में, जो मुश्किल से बमुश्किल बेचारा 7-8 हजार रुपए महीने कमाता है। अब आप ये सोचिए कि उसको इनकम टैक्स का 12 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस आ गया। बड़े बड़े गुरु घंटाल इतने बड़े घोटाले करके गायब हैं, ये बेचारा 8,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति महीने का, इसके ऊपर 12 करोड़ रुपए का टैक्स का नोटिस दे दिया गया है। तो आमदनी 98 और टैक्स 100 रुपया की जो कहानी है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह जब भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा था, तो 43वें साल पहले 1980 के दिन अभी भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी नींव रखी गई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता जो थे बीजेपी के, वो आज बाकी अपने साथी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में हनुमान जी की तरह शक्तिशाली है, लेकिन 2014 से पहले भारत का जो सामर्थ्य था वो भारत को पता ही नहीं था। तो मोदी जी ने क्या कहा उसे बताने से पहले मैं जरा कुछ भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक की यात्रा रही है उसके बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट से लेकर जो 303 सीट का जो पूरा सफर रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि 1984 में कैसे कैसे साल दर साल भारतीय जनता पार्टी, और ये सभी राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, काफी तेजी से 2 से 303 का सफर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। 84 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी लोकसभा में, उसके बाद 1979 में 85 सीटें, और फिर राम मंदिर वाला जो एजिटेशन हुआ, रथयात्रा निकली, उसके बाद 1991 में 120 सीटों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में आई। 1996 में 161 सीटें, 1998 में 162 सीटें, 99 में 162 सीटें, 2004 में 138 सीटें, 2009 में 116 सीटें, और फिर देखिए कि कैसी छलांग लगी है। 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की नंबर 1 पार्टी के तौर पर खड़ी हुई है, सशक्त पार्टी के तौर पर खड़ी हुई है। साथ ही साथ कहां पर अब भारतीय जनता पार्टी का पिछले 40 सालों में 43 सालों में वर्चस्व है, सरकारें कहां एनडीए की और बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ मिलकर हैं, तो ये भी जरा आपको थोड़ा दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, फिलहाल हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। कर्नाटक में फिलहाल सरकार है, 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। गोवा में भी बीजेपी जीतकर सरकार बना चुकी है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो देश का जो नक्शा आपको हमें दिखा रहे थे, एक बार जरा फिर से वो नक्शा जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। तो वो जो नक्शा हम आपको देश का दिखा रहे थे, इसमें बीजेपी की सरकार आपको दिखाई पड़ रही थी। तो काफी बड़े पैमाने पर उस देश के अंदर आपको ये केसरिया रंग कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी बात को और भारतीय जनता पार्टी की अब तक की यात्रा को याद दिलाते हुए 2024 में जीत का दम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरा। क्या क्या प्रमुख बातें उन्होंने कही, विपक्ष में कैसे कटाक्ष किए, ये आपको पहले सुनवाते हैं। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है,
एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। नड्डा जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कमल खिलाते हुए एक दीवार के ऊपर। आज कैंपेन थी बीजेपी की। क्या 2024 में भी इतनी आसानी से देश के अंदर कमल खिलेगा? और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की ताकतें हैं, क्या क्या उनके लिए मुश्किलें हैं, विपक्ष की क्या क्या मुश्किलें और उनके लिए क्या राह आगे रहेगी, रणनीति क्या रहेगी? राजनीतिक चर्चा इस पर जब तू मैं बदल जाती है तो हमने सोचा कि आज जरा थोड़ा सा इसका स्वॉट एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हमारे साथ जावेद अंसारी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई चुनाव कवर कर चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस के डोमिनेंस का जो है काल भी देखा और अब बीजेपी की डोमिनेंस का भी काल देख रहे हैं। तुषार गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर एडिटर हैं स्वराज्य के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जावेद जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मोदी जी ने एक लकीर तो खींच दी है और कम से कम राह बीजेपी के लिए तय कर दी है कि 2024 में किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपके हिसाब से जो कहा जा रहा है कि देखिए आसान है, लोग बात कर रहे हैं 2024 में हम जीतने वाले हैं, जो कॉन्फिडेंस है ये कहां से आ रहा है? क्या ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और उनके लिए चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी विपक्ष की पार्टी इस पोजीशन में नहीं है जो अकेले भाजपा से मुकाबला कर सके। अगर ये सब लोग साथ हो जाएं, और ये बहुत कठिन है वो भी, तब तो हो सकता है कि शायद कोई एक दिलचस्प चुनाव होगा, लेकिन ये भी कोई भी गारंटी नहीं है कि जीते। अगर भाजपा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, भाजपा अगर 2024 की बात कर रही है, तो उसकी वजह है भाजपा के पास नेतृत्व है, भाजपा के पास संगठन है, भाजपा के पास पूरी तैयारी है, भाजपा के पास रिसोर्सेज हैं। वो बड़े संगठित रूप से वो ऑलरेडी अभी चुनाव की तैयारी, चुनाव का बिल्कुल वजह नहीं है, साल भर बाकी है, लेकिन उनकी तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ आप और पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, ये एक दूसरे के छोटा करने में लगे हैं। अभी यही नहीं तय हो पाया है कि ये साथ मिलकर लड़ेंगे, नहीं। ये चर्चा ज्यादा अखबार और टेलीविजन स्टूडियोज में है। इनकी जो वस्तु स्थिति है वो यही है, अभी ये साथ नहीं आए, इनमें बहुत दूरी है। तो क्या भाजपा को हराया जा सकता है? अभी तो बहुत कठिन लगता है। तुषार गुप्ता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2014 के बाद सिर्फ
चुनाव में, यानी कि इलेक्टोरल ट्रांसफर नहीं हुआ, जीत हार सिर्फ चुनाव की नहीं हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई है, एक नए नजरिए से देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है। क्या कहीं इस बात को बताते हुए कि हमारा जो अचीवमेंट है वो इतना ज्यादा रहा है, वो भूल गए कि 6 साल इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है? बहुत फर्क आया है अंकित सोच में। 1999 से 2004 की जो सरकार थी और 2014 से अब तक की जो सरकार है, दोनों सरकारों की आप तुलना जरूर कर सकते हैं कि दोनों भाजपा की सरकार थी, बट सोच में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। आप मोदी जी का गवर्निंग स्टाइल देखिए, उनका डिजिटल इंडिया पर फोकस देखिए, ग्राउंड लेवल पर काम देखिए। आज हम बात कर रहे हैं 44 साल बीजेपी के। बीजेपी जब एक पार्टी एक शुरू हुई थी, उनको कहते थे अरे मिडिल क्लास पार्टी है, अरे अर्बन पार्टी है, फिर कभी अपर कास्ट पार्टी हो गई, फिर कभी कहा गया कि मेजॉरिटेरियन पार्टी है। आज बात होती है सबका साथ सबका विकास। 2013 में बात की जाती थी बीजेपी कास्ट इक्वेशन क्रैक नहीं कर पाएगी। आप देखें यूपी में 2017 और 2022 में क्या हुआ है। पर सबसे दिलचस्प बात जो है अंकित, जो मैं ग्राउंड पे लोगों से बात करता रहता हूं, और आप देश के किसी कोने में बात कर लीजिए, मैं आपको सिक्किम का एक उदाहरण देता हूं जहां भाजपा का एमपी है पर वहां भाजपा की स्टेट में सरकार नहीं है। वहां के लोग मोदी की बहुत सराहना करते हैं क्योंकि काम हुआ है। हम कई बार अपनी राजनीति गतिविधियों में इतना उलझ जाते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है, एक सड़क बनाना, आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, उज्ज्वला, उजाला, अब स्कीम्स का एक जो इम्पैक्ट है, वो जो एक सोच है कि लोगों तक सब ले जाना है, उससे बहुत फर्क है। शायद तभी वो एक हैट्रिक 2024 में देख पा रहे हैं। तो जो आप जो कह रहे हैं उसमें मतलब ये बात समझ में आए कि जो लाभार्थी प्लस उसके बाद जो चाहे मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कह लीजिए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कह लीजिए, हिंदू हृदय सम्राट वाला जो बैलेंसिंग एक्ट नरेंद्र मोदी करके चलते हैं, आज भी उन्होंने मुगल काल की बात की, साथ ही साथ बार बार ये बात कही कि जो बादशाही मानसिकता है तो उसका रेफरेंस बड़ा सोच समझ के किया गया था। तो ये तो भाजपा की स्ट्रेंथ हो गई दोनों को मिला के चलने की। वीकनेसेस या फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति आप भी बहुत दिनों से देख रहे हैं, कभी भी डन डील के तौर पर कोई चुनाव होता नहीं है, मेहनत जमीन पे जाकर करनी पड़ती है। तो क्या चैलेंजेस हैं आपसे लेकर 2024 तक? देखिए अंकित, मैं कई बार ये देखता हूं कि जो लीडरशिप है भाजपा का बहुत स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी का लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, और कांग्रेस के सपोर्टर भी इस बात को मानते हैं। हम रीजनल पार्टीज की तरफ रुख नहीं करेंगे। आज भी कांग्रेस के सपोर्टर ये मानते हैं कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी एक सेटल्ड मैटर है। परंतु पार्टी का जो एक लोअर कैडर है, जो लोकल लेवल पर लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, 9 साल पावर के बाद, और जब आपको अगले 5 साल भी दिख रहे हो, एक कॉम्प्लेसेंसी आने का डर बना रहता है, उससे बचना होगा। दूसरी चीज, लोगों तक क्या काम किया गया है वो पहुंचाना एक काम है, पर आगे अगले 10 साल क्या करना चाहते हैं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, 2013 में अब हम वापस जाते हैं उस समय में, देश को एक राह दिखाई थी कि मैं ये करना चाहता हूं। आज 2023 में काफी कुछ हो चुका है और उसकी बातचीत होती रहती है, पर अब जरूरत है अगले 1 साल देश के लोगों तक ये बात पहुंचाने की, भाजपा अगले 10 साल इस देश को क्या देना चाहती है, वो करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है जावेद साहब, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, जो जिस तरीके से अभी पूरा ये एक, चाहे परसेप्शन, राजनीति परसेप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, परसेप्शन का, ऑप्टिक्स का, अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक अभेद्य किले की तरह अभी खड़ा दिख रहे हैं, एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, तो क्या उसमें कहीं जो अंग्रेजी में जो कहते हैं चिंग्स इन दी आर्मर आपको दिख रहे हैं? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे नरेंद्र मोदी का अभेद्य किले को जीता जा सकता है? हाँ, देखिए, जो चिंग्स इन दी आर्मर हैं बहुत सी जगह पे ये मैक्सिमाइज कर चुके हैं। जैसे बिहार में 40 में से 39 सीटें इनके पास थी, अब इनके पास ज्यादातर पार्टियां इनके खिलाफ हैं, ये अकेले हैं वहां, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के। तो क्या ये बिहार में वो रिपीट कर पाएंगे? नहीं। महाराष्ट्र में जहां अगाड़ी साथ है, जो वहां से जो खबरें आ रही हैं, तो वहां भी राह बड़ी कठिन होगी। कर्नाटका में भी बड़ी मुश्किल होंगी। तो बहुत सी जगह पे जहां ये अब, तो ये बिहार की कमी कहां से पूरी करेंगे? उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी इनके पास 70 सीटें हैं। अगर इनको 10, जो बाकी 10 हैं वो भी दे दीजिए, तो वो बाकी कहां से करेंगे? तो इट्स और आप दोनों को जब कंपेयर करते हैं, बिल्कुल सही है कि भाजपा पोल पोजीशन में, भाजपा ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा माइन्यूटली देखें तो भाजपा के लिए भी डन डील नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने 1 साल पहले ही शुरू कर दिया, बिगुल बजा दिया, अपने लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि
काम करो, जनता के बीच में जाओ, क्योंकि इनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और अगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर हो जाए कि 400 से 350 सीटों में 1-to-1 हो जाए, ऑपोजिशन वोट का डिवीजन रुक जाए, तो फिर और भी कठिन हो जाएगा भाजपा के लिए। जावेद जी, एक जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसके बाद तुषार जी से इस पर रिएक्शन लूंगा। ये जो एक पूरा भ्रष्टाचार, क्योंकि दोनों तरफ से भ्रष्टाचार की बात हो रही है, एक तरफ ऑपोजिशन कह रही है जेपीसी कीजिए, आप उसका पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं हुआ, उसमें पूरा सेशन धुल गया, बार बार रिश्ते एक कारोबारी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऑपोजिशन उस तरफ अटैक को ले जा रही है, वो भी करप्शन का नाम ले रहे हैं। दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो किसकी भ्रष्टाचार पर दलील जो है उसमें ज्यादा दम दिखाई पड़ता है, जनता किसको ज्यादा समझ रही है? देखिए अंकित, फैक्ट ये कि जनता जहां तक पॉलिटिशियंस का सवाल है उनके बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं रखती, और जहां तक करप्शन का सवाल है वो कि भाई ज्यादातर लोग ये ऐसे ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई इतनी बात नहीं है। ऑपोजिशन इसलिए भी जोर लगा रही कि पहली बार उनको लगता है कि प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको दागदार किया जा सकता है अडानी से इनके रिश्तों को। कहां तक ये सक्सेसफुल हुए, कितनी दूर तक ये कैंपेन लोगों में ले जा सकेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। तुषार गुप्ता जी, करप्शन की जब बात होती है तो ऑपोजिशन कह रही है कि देखिए बीजेपी तो वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, आप भाषण में कुछ भी कहें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले आपके खिलाफ होते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल जैसे मेघालय के चुनाव का देख लीजिए, कॉर्नाड सांगमा को लेकर जो जब कैंपेन चल रही थी तो होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि सत्ता में आते ही कॉर्नाड सांगमा के खिलाफ एसआईटी बना के इनको अंदर किया जाएगा। आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। तो क्या जो करप्शन का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक पूरी ऑपोजिशन को पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, और क्या ऑपोजिशन उसमें कुछ दरार डाल सकता है? अंकित, आप मजे की बात देखिए, कल 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के पास गई अपनी दलील लेकर कि सिलेक्टिव टारगेटिंग है भाई एजेंसीज की। सुप्रीम कोर्ट ने वो दलील खारिज कर दी। पर कुछ दिन पहले दिल्ली की बात करते हैं, कांग्रेस आती थी हर डिबेट पे कहती थी अरे आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्साइज पॉलिसी में स्कैम हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता ही कहते थे, भाजपा के प्रवक्ता आप छोड़िए, कल उन्हीं के साथ चिट्ठी साइन करे, अरे नहीं ये तो सिलेक्टिव वेंडेटा पॉलिटिक्स है। तो लोगों को भी ये चीज दिखनी शुरू हो गई है। और 2019 में भी यही चीज करी गई थी जब राहुल गांधी शुरू हुए थे, अरे चौकीदार चोर है, रफाल में घोटाला हुआ है। देश ने तब भी नहीं माना था। देखिए मोदी जी की एक छवि है, लोगों में मोदी जी की एक छवि है, उनको काम दिखता है, उनके पास साधन पहुंचे हैं। तो करप्शन का मैसेज या तो पुख्ता सबूत लाएं। राहुल गांधी हर वक्त कहते हैं 20,000 करोड़ किसका है, ये 50,000 करोड़ किसका है, हर वक्त एक नई फिगर होती है। बट जब तक कांग्रेस कोई पुख्ता सबूत नहीं लाएगी, वो चौकीदार चोर है वाली कहानी दोबारा रिपीट होगी। क्योंकि लोगों का भरोसा इस वक्त मोदी सरकार पर है, कांग्रेस सरकार पर नहीं है। और बात रही करप्शन की, 24 में वही गलती कांग्रेस दोबारा दोहरा रही है जो 2019 में वो कर चुके हैं। उन्हें उससे सीखना चाहिए था। जावेद अंसारी, अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या जो हम कर्नाटका में देख रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि चुनाव को लोकल रखा जाए, इसको नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस ना बनाया जाए, इसको बीएस बोम्मई वर्सेस सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार बना के रखा जाए, लोकल इश्यूज पे चुनाव हो, क्या यही मॉडल आगे लेके जाया जा सकता है? क्योंकि कमजोरी अगर कहीं देखें तो वो यही बन जाती है कि जैसे ही ये प्रेसिडेंशियल चुनाव बनेगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, तो एडवांटेज सीधे सीधे बीजेपी के पास चली जाती है। ये इस बात में बहुत दम है। इसमें बहुत से विपक्ष के नेता जो थोड़ा अनुभव रखते हैं उनका यही मानना है कि ये प्रेसिडेंशियल बाइनरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये कोई पहली बार भाजपा की तरफ से प्रयास नहीं हो रहा है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भी वही कहते थे कि भाई ऑपोजिशन का कौन सा कैंडिडेट है, और 2004 में ऑपोजिशन का कोई फेस नहीं था, कोई डिक्लेयर्ड फेस नहीं था। मनमोहन सिंह तो पोस्ट इलेक्शन की पैदावार है, पहले नहीं थे वे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। तो अगर वो मॉडल तक उस रास्ते पे चलेगी ऑपोजिशन, तो हो सकता है सफलता के उनके ज्यादा चांसेस हैं। तुषार गुप्ता, अंत में इन कंक्लूजन, क्या डन डील मान लिया जाए 2024 को, जितना कॉन्फिडेंस से आज प्रधानमंत्री ने कहा है, या फिर अभी बहुत पड़ाव आने बाकी हैं? कर्नाटका का चुनाव है और भी 3 चुनाव हैं, उनसे कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो जनता बताएगी, लेकिन क्या इतना कॉन्फिडेंटली इसे डन डील अभी कहा जा सकता है?
देखिए, राजनीति में तो एक हफ्ता भी एक साल के बराबर होता है, और अभी तो 55 हफ्ते पड़े हैं इलेक्शंस में। तो बहुत समय है, बहुत पड़ाव आएंगे, बहुत दलीलें पेश की जाएंगी दोनों तरफ से। आगे साल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी इलेक्शन है। तो अभी तो काफी कुछ करना है। बट हाँ, जावेद अंसारी साहब ने जैसे कहा, भाजपा पोल पोजीशन में है, पर काम किए बिना तो कोई जीत नहीं प्राप्त होगी। काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक्सपर्ट जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। क्या क्या जो पॉलिटिकल बिंदु उस पर निकल के सामने आ रहे हैं उससे बात करने के लिए छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, आमदनी 98 और टैक्स 100 रुपया वाली कहानी आपको बताते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है किशन गोपाल छपरवाल। इनकी कहानी जरा आपको बताता हूं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं छपरवाल साहब। अब 7-8 हजार रुपए महीने की मुश्किल से कमा लेते हैं। ये जो परेशान होते घूम रहे हैं, आपको रोते हुए भी दिखाई पड़ रहे होंगे, वो इस वजह से है कि 5-6 हजार रुपए कमाने वाले व्यक्ति के घर पे इनको थमा दिया गया है 12 करोड़ 23 लाख रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस। जी हां, ये जो नोटिस है, इसे देखकर इस व्यक्ति के होश उड़ गए बेचारे के, किसी के भी उड़ जाएंगे। और उसके बाद अब ये जो नोटिस आ गया है इनके ऊपर, अब ये उसको खत्म कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जरा फुल फ्रेम चले जाते हैं और जरा इनकी कहानी थोड़ी बताते हैं। ये 2 कंपनियां बताई जा रही हैं जो इन्हीं के नाम के हैं। इस शख्स के नाम पर सूरत में 2 कंपनियां बताई जा रही हैं जो ये चला रहे हैं। ये नोटिस मिलने के बाद जो गोपाल जी हैं वो पुलिस के पास गए, शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने करोड़ों रुपए का लेन देन लेने का जो फर्म है और जो 2 कंपनियां बताई गई हैं उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब किशन गोपाल छपरवाल साहब का कहना है कि इन कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, और अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो बेचारे हताश होकर अपना जीवन ही अंत कर लेंगे। जरा सुन लीजिए उनकी क्या कह रहे हैं बात। मेरे को 12 करोड़ 23 लाख 90 हजार का नोटिस आया था 28 तारीख को, और उसको भुगतान के लिए मेरे को 10/4/2023 को देने आया। और मैं इसकी कार्रवाई कर रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई सुभानगर थाने से, और मेरे को आगे से जवाब नहीं मिल रहा है। और मैं 3 दिन हो गया रोज़ परेशान चल रहा हूँ। मैं दुकान खोलूँ या इसकी भाग दौड़ करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और ये अगर सरकार नहीं कार्रवाई करेगी तो मेरे को मजबूर होकर सुसाइड करना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कोई कानून प्रशासन होगा। मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ में सब खड़े हुए और प्रशासन भी मेरा साथ देवे, और जिन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है मैं उसको सख्त सजा दिलाना चाहता हूँ। बताइए, गरीब आदमी कहां से इतना बड़ा टैक्स भरेगा, और जिन्होंने इनके साथ ये खेल कर दिया उनके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं गोपाल साहब की समस्या जल्दी हल हो, क्योंकि उनकी आमदनी तो इतनी है नहीं कि वो 12.5 करोड़ रुपए का टैक्स चुका सके। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।